हेलो बच्चों, अपन अध्याय 5 में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। उसमें किन किन क्षेत्रों के ऊपर और अंग्रेजों का अधिकार हुआ, कहाँ पे अंग्रेजों से अधिकार हुआ था, उनको छीन लिया गया था किन किन के द्वारा, और किस तरह से वहाँ पर वापस सत्ता स्थापित की गई। इसके पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया था, ठीक है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे विद्रोह के बाद, यानी 1857 में तो ये क्रांति हुई थी। इस क्रांति को अंग्रेजों ने क्या किया था कि कुचल दिया था, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में भारतीय क्रांतिकारियों के पास अंग्रेजों के पास जो हथियार थे उतने आधुनिक संसाधन नहीं थे। क्रांति पहले नियत तिथि से पहले तय हो गई थी। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनके कारण ये जो क्रांति थी वो 57 में क्या हो गई थी, खत्म हो गई। और फिर 1858 के अंदर और कंपनी ने क्या काम किया वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो विद्रोह के बाद के साथ विद्रोह के बाद के ये अपन पढ़ेंगे। क्रांति की शुरुआत तो हुई थी, ये पढ़ लिया कहाँ से हुई थी, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, उसका तत्कालीन कारण क्या था, और क्रांति की असफलता के कारण भी आते हैं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन कारण ये थे कि कुछ राजाओं के द्वारा उनकी सहायता कर दी गई थी। देशी शासकों के द्वारा अंग्रेजों की सहायता करना, नियत तिथि से पहले होना, और एकजुट होकर के वही कार्य नहीं कर पाना। फिर भारतीय सैनिकों के पास अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में आधुनिक संसाधन नहीं थे। ये कई कारण ऐसे थे जिनके कारण ये क्रांति क्या थी 1857 में दबा दी गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 1858 में उन्होंने अंग्रेजों ने अहम बदलाव कर दिए। तो अंग्रेजों ने 1858 में अहम बदलाव क्या किए थे। नंबर 1, 1858 में जो ब्रिटिश संसद थी, ठीक है ना, क्योंकि उस समय भारत की तो कोई संसद ही नहीं थी। भारत तो क्या था, भारत में तो अनेक रियासतें यानी राजाओं का शासन था, यानी उस समय भारतीय शासकों का शासन चलता था। और जिस समय अंग्रेज शासकों के समय अंग्रेज आने के कारण अंग्रेजों का प्रभुत्व जमने लगा। तो 1858 में ब्रिटिश संसद ने क्या कर दिया था, एक कानून पारित किया था। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया था। इस कानून में क्या कहा गया, ठीक है ना। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया था। उस कानून में क्या कहा गया कि इंडिया जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस कंपनी के सारे अधिकार क्या था, पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसको सौंप दिए गए, ब्रिटिश को। अधिकार किसको सौंप दिए गए, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में दे दिए गए। अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में दे दी गई, में सौंप दी गई, ठीक है। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अंग्रेज और इंडिया ने मिलाकर के दोनों ने समझौता किया था कि व्यापार करेंगे। अब दोनों नाम क्या रख दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके कुछ अधिकार अपने भी शामिल थे उसके अंदर। लेकिन अब क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसको सौंप दिए गए, ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए, यानी ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों से ज़्यादा बेहतर ढंग से वो क्या कर सके, उसको संभाल सके। उनका ये कहना था कि आपसे इंडियन जो है कंपनी के जो इंडियन लोग हैं उनके द्वारा ये अच्छी तरह से संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए क्या है किसको सौंप दिया जाए, ब्रिटिश लोगों को सौंप दिया जाए, ताकि वो कंपनी का कार्य सही ढंग से कर सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, दूसरा था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ब्रिटिश
मंत्रिमंडल के सदस्य को, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को क्या बना दिया गया, एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया, ठीक है, किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित, उसे भारत के शासन से संबंधित भारत से संबंधित क्या की गई मामलों को संभालने का, संबंधित मामलों को संभालने का उत्तरदायित्व दिया गया, गया। और इस भारत की इस मंत्रिमंडल के एक सदस्य को जो भारत में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी जो दी गई, उसे क्या कहा गया, उसे सलाह देने के लिए, ठीक है ना, उसे सलाह सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए, उसे सलाह देने के लिए किसका गठन कर दिया, एक परिषद का गठन किया गया, के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया, इंडियन काउंसिल किया गया, जिसे इंडियन काउंसिल नंबर 1 1858 के अधिनियम में, यानी 1858 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कानून पारित किया गया। उस कानून के अंदर कंपनी ने, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसके सारे अधिकार केवल किसको दे दिए, उसमें भारतीय व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, क्योंकि सारे अधिकार किसको दे दिए, ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का क्या नियुक्त कर दिया गया, मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया, इसे सलाह देने के लिए। और क्या एक परिषद का गठन भी कर दिया गया, जिसे क्या कहा गया, इंडियन काउंसिल, भारतीय सलाहकार परिषद कहा गया, ठीक है ना। इस तरह से 1858 में एक बात तो ये कही गई, ठीक है, किया गया। और भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी भारतीय गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, यानी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था भारत के अंदर, उसको अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है ना, का ओहदा दिया गया। तो ये इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। 1858 में 57 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने 1858 में कानून बनाया गया। उस कानून के अंदर ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को अब सीधे किसको सौंप दिए गए, ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए। ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मंत्री क्या है, शासन से संबंधित मामलों को संभालने की क्या दी गई, उसको जिम्मेदारी दी गई। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया। और इसी एक्ट के तहत
गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, इसके पश्चात देखो देश के सभी शासकों को ये भरोसा दिलाया गया कि उनके पास जो उनकी का क्षेत्र है, उनकी जो सत्ता है, उस पर उनका अधिकार वैसा का वैसा बना रहेगा। क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि राजाओं की सत्ता छीन ली गई थी, सामंतों के अधिकारों में कटौती कर दी गई थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उनको ये भरोसा दिया गया है कि उनके भू क्षेत्र पे क्या नहीं किया जाएगा, कब्जा नहीं किया जाएगा। नंबर 2, देश के शासकों को यह कहा गया कि भविष्य में उनके भू क्षेत्र पे क्या नहीं किया जाएगा, कब्जा नहीं किया जाएगा। पर नहीं किया यानी राजाओं का अधिकार बना हुआ रहेगा। अब देखो इस क्रांति का ऐसा ये कारण ये भी था। ठीक है ना, तो भारतीय शासकों ने और उनका साथ देना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी रियासतों को वैसे की वैसे बनाए रख सके, अपनी रियासत का शासक बना रह सके। अपनी रियासतों के अपने वंशजों को यहाँ तक कि दत्तक पुत्र को भी क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। शासकों को दत्तक पुत्र की छूट दे दी गई। यानी जो गोद निषेध प्रथा थी, लागू की थी ना गोद निषेध प्रथा लाडलोजी ने, तो वो गोद निषेध प्रथा को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 1858 के एक्ट के तहत उन्हें छूट दे दी गई कि वो अपना दत्तक पुत्र ले सकते हैं और अपने साम्राज्य का क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन की रानी का अपना अधिपति भी यानी दत्तक पुत्र तो छूट दे दी गई, लेकिन वो किसके अधिकार में रहेंगे, सीधे ब्रिटेन की रानी के अधिकार में वो रहेंगे। उसकी अधीनता को वो क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। ठीक है ना, तो ब्रिटेन की रानी को अपना क्या करेंगे, उसके अधीन रह करके वो कार्य करेंगे, या उसके आदेशा के अनुसार वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की क्या दी गई, छूट। साथ ही भारतीय शासकों को भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रह करके शासन चलाने की छूट दी गई। अधीन रहकर शासन चलाने की छूट दी गई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या था, देश के शासकों से ये कहा गया कि उनके भू क्षेत्र पे कब्जा नहीं किया जाएगा कब, और दूसरा दत्तक पुत्र लेने की क्या दी गई, छूट दी गई। यानी गोद निषेध प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और भारतीय शासकों से कहा गया कि वो किसको अपना राज्य स्वीकार करें, यानी ब्रिटेन की रानी की, उस समय ब्रिटेन में शासक कौन थी, रानी थी, तो उस रानी के अधीन रह करके उसकी अधीनता को स्वीकार करते हुए कार्य करेंगे। यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रह करके वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये बात उसमें कही गई। फिर था सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने। अब देखो सेना के अंदर भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया।
1858 के अधिनियम में। तीसरा था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपियन सैनिकों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया। तीसरा फैसला ये लिया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या को कम किया गया तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाया गया। ठीक है, तो सेना के अंदर भारतीय सिपाहियों की संख्या को कम किया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत, मध्य भारत और जो दक्षिणी भारत के जो सिपाही हैं, दक्षिणी भारत में सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय यानी इन क्षेत्रों में और सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब वहाँ गोरखा, सिख और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। भारत में सिपाहियों की यानी इन क्षेत्रों के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय कहाँ के सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय गोरखा, सिख और कौन से पठानों में से ज़्यादा सिपाहियों की को भर्ती किया जाएगा। ठीक है, तीसरा था कि सेना में सिपाहियों की संख्या को कम किया गया, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती न करने की बजाय कहाँ उन सिख, पठान और गोरखा में से ज़्यादा भर्ती किए जाएंगे। अब है मुसलमानों को जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर क्या की गई, जब्त की गई। चौथा क्या था, 1858 में मुसलमानों की संपत्ति को बड़े पैमाने पर क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। क्योंकि उनका मानना ये था कि जो 1857 की क्रांति है, यानी जो शत्रुता के भाव पैदा हुए हैं, वो किसके कारण हुए हैं, इन्हीं के कारण हुए थे। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह है उन्होंने ही खड़ा किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 नियम बनाए गए थे 1858 के अधिनियम में। ये एक ही दे रखा है, उन्होंने बहुत से नियम बनाए थे 1858 के पश्चात। बहुत से, जो आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब पढ़ोगे कि कौन कौन से अधिनियम उन्होंने पारित किए थे, उन्होंने क्या क्या जितना हो सके। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ये अपना लिया था कि भारत में फूट डालो, राज करो की नीति के अनुसार अपन रह सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर अपन ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकते हैं। इसके लिए भारतीय जनता को प्रलोभन देने के लिए कुछ उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो कुछ भारतीय लोगों के हित में थे और ज़्यादातर किसके थे, ब्रिटिश
साम्राज्य के हित में थे। इसको देखते हुए उन्होंने जहाँ तक संभव हुआ तब तक वो क्या करते रहे, अधिनियमों को पारित करते रहे, लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों के सामने वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। ये एक नियम आपकी बुक में है। 1857 के बाद कौन सा अधिनियम पारित किया? 1858 में, जो जिसके 4 पॉइंट है कि 4 पॉइंट कौन से ये आपको बता दिया। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप फिर मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है।